हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9 ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो बच्चों, बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ फाइंड आउट द डिफिनिट इंटीग्रल्स। टेक्निक्स ऑफ फाइंड आउट द डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो बात करते हैं बच्चे, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है और इसको हम लोग डेफिनेट क्यों बोलते हैं। तो बच्चे, इसको डेफिनेट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक डेफिनेट आंसर होता है। आपका मेरा सबका एक ही आंसर आने वाला है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में ये आंसर इनडेफिनेट था, है ना। वो सी की वैल्यू हमको पता नहीं थी, इसलिए हम लोग उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते थे। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है बच्चे, तो अगर मैं बात करूं इसका मीनिंग है भैया, अगर हम लोग ये डिफिनिट इंटीग्रल्स का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखें, लेट से अगर मैं यहां पर क्या बोलूं बच्चे, अगर मैं बोलूं एफ एक्स क्या है, एक कर्व है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। लेट से हम लोग बोल देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक कर्व है विच इज फ्रॉम x इक्वल टू ए, टू x इक्वल टू b। तो बच्चे, डिफिनिट इंटीग्रल्स हमें क्या देता है, डिफिनिट इंटीग्रल्स हमें देता है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू v। क्लियर है, बात समझ में आई मैंने क्या बोला। डिफिनिट इंटीग्रल्स हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू v। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। डिफिनिट इंटीग्रल्स का यूज क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल्स का यूज होता है एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, जहां पर हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में क्या कर रहे होंगे, एरिया निकाल रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के, विच इज इनक्लोज्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कर्व। क्लियर है, तो वो तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमको एक्सरसाइज 7.9 में और क्या पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, हमने बताया आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है और इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं। क्लियर है, अब एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया फंक्शन। यूज नहीं है एनसीईआरटी में, एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं, एरिया फंक्शन होता है क्या है। चलो यहीं पे बता देता हूं। तो पहले तो बच्चों आपको तो ये तो पता ही होगा कि फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन तो आपको पता ही होगा। फंक्शन क्या होता है, अरे वही जिसमें हम लोग कोई ना कोई इनपुट डालते हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है ना। एवरी इनपुट हैज एट लीस्ट वन एंड ओनली वन आउटपुट, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं एरिया फंक्शन क्या होता है बच्चे। तो एरिया फंक्शन को समझने के लिए वापस हम लोग अज्यूम करेंगे एफ एक्स क्या है, सपोज अज्यूम कर लेता हूं एफ एक्स एक कंटिन्यूअस क्या है, कर्व है। कंटिन्यूअस मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं बच्चे, ध्यान देना, जो भी फंक्शन यहां पे मैं अज्यूम करूंगा, जो भी कर्व मैं लूंगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स क्या है, एक कर्व है विच इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, विच इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। देन एरिया फंक्शन हमको क्या देता है बच्चे, तो अगर मैंने सपोज ए एंड बी के बीच में सपोज एक पॉइंट लिया, लेट्स से सी नहीं एक्स ले लेते हैं, लेट्स से एक्स हमने ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट लिया, वहां पर एक्स क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ है। क्लियर है, यहां से यहां तक की लेंथ है एक्स है। तो बच्चे एरिया फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स हमें क्या देगा, दैट इज इक्वल टू, अगर सपोज मैंने बोला बच्चे ए टू एक्स के बीच का एफ एक्स का एक वेरिएबल एरिया है दैट इज ए एक्स, इसको मैंने ए एक्स माना है। ए एक्स क्या है, वेरिएबल एरिया है, किसके बीच का, ए से एक्स के बीच का, एफ एक्स का, कर्व का। जैसे मैं एक्स को इंक्रीज करते जाऊंगा एरिया बढ़ता जाएगा, एक्स को डिक्रीज करूंगा एरिया डिक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिया फंक्शन वी कैन से दैट इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे, इसको नोट डाउन कर लो, इसी को बोलते हैं एरिया फंक्शन। कहने लगे सर ये क्या मजाक था, जी हाँ बच्चे यही मजाक था, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया फंक्शन। हमने एरिया फंक्शन पढ़ लिया, हमने डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे पढ़नी है,
पहला है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन तभी भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.9 के अकॉर्डिंग, दैट इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है बच्चे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं अभी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो बच्चे अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की, पहले मैं एक थोड़ा सा 2 ही लाइन में आपको बता देता हूं इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद एक एग्जांपल के साथ प्रूफ करके भी बताऊंगा कि यस सच में जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ट्रू है क्या। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की। इफ फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, इफ लेट्स से मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूं ax है। इफ ax इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ सपोज यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया a2x fx dx। मैंने अज्यूम किया बच्चे ax क्या एक फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ a2x फ्रॉम fx dx। देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी कैन से दैट बच्चे a डैश x मतलब ax का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल टू fx dx। बस यही है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आई जो मैंने बताया। हाँ ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया दैट इफ ax इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ 0 to x, मैंने यहाँ पर लिया बच्चे 0 to x, मैंने यहाँ पर ले लिया लेट्स से क्या sin x dx। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस a डैश x क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा sin x। क्लियर है, इसको अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन बच्चे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज होगा, इसलिए पहले हम लोग पढ़ देते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसके बाद मैं इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए एंड स्क्रीनशॉट नहीं लेना बच्चे, जो भी पढ़ रहे हो आप उसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, नोट डाउन करोगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो यहां पर डॉटेड लाइन में बना देता हूं। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अगर मैं अभी बच्चे यहां पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करूं तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है। पहले उसका थोड़ा सा यूज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो अगर मैं यहां पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करूं तो देखो थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान देना। पहली बात तो लेट्स से एक इंटीग्रल मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं विच इज फ्रॉम a to b fx dx, दैट इज इक्वल टू, अगर मैंने यहां पर अज्यूम किया क्या fx, ये फंक्शन समझना बच्चे यहां पर अगर मैं fx की बात करूं तो fx क्या है, इंटीग्रैंड है एंड ये fx कैपिटल fx क्या है बच्चे, कैपिटल fx है एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ fx। बात क्लियर है, ये कैपिटल fx क्या है, इंटीग्रल है किसका, fx का, और fx क्या है, इंटीग्रैंड है। क्लियर है। देन अकॉर्डिंग टू, देखो बच्चे यहां पर लिमिट क्या है, लिमिट है a फ्रॉम b, लिमिट क्या है, a to b है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चे, यहां पर मैं लिमिट लिखूंगा a to b। क्लियर है, यहां पर मैंने लिमिट लिखा जो था a to b। अब यहां पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है, दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, दैट इज इक्वल टू fb माइनस fa। ये है बच्चे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्लियर है बात।
समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं? वेरी गुड। तो ये है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इंटीग्रैंड को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। जो इंटीग्रल्स इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू मिलेगा बच्चे। और देखो बच्चे, यहाँ पर सी यू का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये डिफिनेट इंटीग्रल्स है, वैल्यू डिफिनेट आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सी का कोई यूज नहीं है। इंटीग्रेट करने के बाद सी को नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो लिमिट दिया गया है बड़ी वाली लिमिट से छोटे वाली लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एफ बी माइनस एफ ए कर देना है, मतलब एक्स के प्लेस पे बी सब्स्टिट्यूट करना है एक बार, फिर एक्स के प्लेस पे ए सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। आओ यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसको फटाफट। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले बच्चे, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ध्यान देना आप, तो क्या होगा? ये देखो, ये हो जाएगा देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस एक्स एंड लिमिट क्या है? 0 to x है ना? क्लियर है? ठीक है। दैट मीन्स अब क्या करना है? एफ बी माइनस एफ ए अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस, है ना, माइनस कॉस 0। क्लियर है? ये है ना? क्लियर है? मैंने एक बार x सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद एक बार 0 किया एफ बी माइनस एफ ए के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 0 क्या होता है? क्या होता है? कॉस 0 होता है 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1। दैट मीन्स ए एक्स की वैल्यू ये मिली मुझे, ए एक्स की वैल्यू ये मिली मुझे। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे? अब इसका मतलब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट? यहां पर देखो क्या है, यहां पर माइनस है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहां पर आया 0। दैट मीन्स ए डैश एक्स मुझे क्या दे रहा है? दैट इज इक्वल टू दे रहा है बच्चे साइन एक्स। यहां पर हमने प्रूफ भी कर दिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्स क्या था? ए एक्स इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रल है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम 0 to x sin x dx, देन ए डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? साइन एक्स हो जाएगा। ये देखो ऊपर लिखा है a to x f x dx, देन a डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? f x dx हो जाता है। ये था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, उसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया। और ये था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। बात क्लियर है बच्चे? बात क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? हमने पढ़ा डिफिनेट इंटीग्रल्स का यूज क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, उसको डिफिनेट क्यों बोलते हैं। और हमने पढ़ा यहाँ पर एरिया फंक्शन, हमने पढ़ा यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चे, पता तो होना चाहिए हम लोग क्या क्या पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। फटाफट करिए इसको नोट डाउन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया है। क्वेश्चंस में जब इसके यूजेस में बताऊंगा आपको कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, हालांकि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। इसके क्वेश्चंस बोर्ड में भी नहीं पूछे जाते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा बच्चे। तो चलिए दबा के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको मल्टी डायमेंशनल ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9। यस 7.9। ठीक है बच्चों, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टार्टिंग में सब इजी टाइप के ही क्वेश्चन है, करेंगे सारे क्वेश्चंस, आप टेंशन मत लीजिए, सब करवाऊंगा मैं, एक एक करके करवाऊंगा। ठीक है, यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 7.9 का, इंटीग्रल्स ऑफ -1 to 1 x + 1 dx। सारे क्वेश्चंस करेंगे, आराम से करेंगे, समझ के करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, हमने यही पढ़ा था। दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, x² 2 एंड 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा।
लिमिट क्या है, -1 to 1। अब क्या करना है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करना है। दैट मीन्स एक बार इसमें मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसके बाद -1 सब्स्टिट्यूट करके सबट्रैक्ट करूंगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 प्लस 1। ये मैंने क्या किया, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करना है, -1 सब्स्टिट्यूट करना है इसी में, और बीच में मैंने माइनस की साइन भी लगाई है बच्चे। अब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 -1, यहां पर आएगा -1। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन। तो अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये कैंसिल हुआ। 1 + 1 कितना है, 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चों, दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब समझाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। जैसे कॉन्सेप्ट समझाया वैसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, एक एक करके करवाएंगे, सारे करवाएंगे, एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, सब क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इंटीग्रल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 1/x dx, इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 1/x dx। थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चे, जो मैं अभी बता रहा हूं, एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, और वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई फंक्शन दिया गया है, लेट्स से 1/x dx, कोई एक फंक्शन दिया है विच इज फ्रॉम -1 to 1, तो बच्चे जो भी हम लोग, जिसका भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिस भी फंक्शन का हम लोग निकाल रहे हैं, वो सारे फंक्शंस होने चाहिए कंटिन्यूअस, है ना। तो यहां पर मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो x है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा 1/0। तो इसलिए अगर, वैसे एनसीईआरटी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअस दिए गए हैं। बाई चांस अगर आप जेडब्ल्यू या नीट का, जेडब्ल्यू का पेपर देने जा रहे हो या फिर एनडीए का देने जा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा। तो अगर बाई चांस x नॉट इक्वल टू 0 दिया नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके, दैट मीन्स -1 to 0 1/x dx को अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद 0 to 1 को अलग करके करते हैं, ठीक है। बट ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर दिया है 1/x dx 2 to 3, तो 1/x dx का अगर मैं इंटीग्रल निकालूं बच्चे, तो ये हो जाता है log x। क्या होता है बच्चे, log x होता है। एंड यहां पर 3 to 2 है, तो उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 to 3, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, अब अगर मैंने यहां पर जो है बच्चे लिमिट अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। दैट मीन्स बच्चे ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log 3/2। दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटे, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है इसमें? बहुत इजी है डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहले इंटीग्रेट करो, उसके बाद जो लिमिट दिया गया है, बड़े वाले लिमिट से छोटे वाले लिमिट को सबट्रैक्ट करना है, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं कर रहा हूं इरेज, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दैट मीन्स इंटीग्रल्स ऑफ 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। इसको भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। सेपरेट कर करके इंटीग्रेशन करना है। ऑलरेडी हमने 7.1 में इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा बच्चे 4x to the power 4/4, राइट। इंटीग्रल्स ऑफ, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी बताता हूँ। इंटीग्रल्स जो हम लोग निकालते थे x⁻n dx का, तो क्या होता था, ये होता था x⁻n + 1/n + 1, राइट, प्लस c आता था।
तो वही अप्लाई हुआ है यहाँ पर। 3 था तो 3 + 1 4 अपॉन 4 आया माइनस। अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा 5x³ अपॉन 3। अब इसकी बात करते हैं बच्चे, ये हो जाएगा 6x² अपॉन 2 और यहाँ पर आएगा प्लस 9x। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब लिमिट क्या है 1 to 2। अभी क्या करना है इसमें लिमिट को अप्लाई करना है बच्चे। तो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, सबसे पहले 2 अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, तो देखो 4 से 4 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या है 2 है, तो 2⁴ अगर मैं करूंगा ये हो जाएगा 16 माइनस 5 अपॉन 3 एज इट इज। अब यहाँ पर क्या है x⁴ दैट मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2⁵ कितना 8। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, अब 2 3 जा 6, यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर x² है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 9 × 2 क्या होगा 18। 2 को मैंने अप्लाई कर दिया। अब 1 को अप्लाई करना है, बीच में आएगी माइनस की साइन। ठीक है, अब 1 को अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, अब क्या करें सर, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ये हो जाएगा 16 माइनस, देखो 5 8 जा 40 कितना हो जाएगा 40/3 प्लस 4 × 3 12 प्लस 18 माइनस, यहां पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3 प्लस 9 प्लस 3 12। ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा देखो 16, पहले थोड़ा सा ऐड भी कर देते हैं, 18 + 2 20 + 10 ये हो जाएगा 30, 30 + 16 ये हो जाएगा 46 माइनस 40/3 माइनस ब्रैकेट ओपन करो 12 + 1 हो जाएगा 13 प्लस क्या प्लस 5/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू व्हाट। देखो बच्चों यहां पर ध्यान देना, ये हो जाएगा 6 - 3 3 एंड 4 - 1 3 कितना आया 33 एंड इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे क्या है -40/3 एंड क्या है +5/3 है ना, यही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये वाला पार्ट मैं यहां पे कर रहा हूं अभी। तो ये हो जाएगा 33 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, -40 + 5 क्या होगा -35 है ना, -35/3। क्लियर है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 मतलब 99 माइनस क्या होगा 35/3। और अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी 9 - 5 दैट इज 4, 9 - 3 दैट इज 6, 64/3। आवर फाइनल आंसर इज बच्चे व्हाट, दैट इज इक्वल टू 64/3। कुछ अलग नहीं है। 7.1 के जो बेसिक इंटीग्रल्स होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले पे बेस्ड बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं, अगर वो आपको आते हैं तो आप डेफिनेट इंटीग्रल्स के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट इसको इरेज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्या करना है नोट डाउन करने हैं इसको, सारे क्वेश्चंस मेरे साथ आप लगाओगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/4। क्या दिया है बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहला काम इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद यहां पे क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो sin 2x का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, दैट मीन्स ये हो जाएगा -cos 2x एंड 2x का डेरिवेटिव क्या 2, तो 2 से इसको मैंने कर दिया डिवाइड। ठीक है, लिमिट क्या है 0 to π/4। अब अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो एक बार क्या करते हैं π/4 को अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एक बार 0 को अप्लाई कर देंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा -cos
2 इंटू एक्स क्या है π/4, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अपॉन में 2 आया, ठीक है, माइनस, ये तो फॉर्मूले का ही माइनस है क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए था अकॉर्डिंग टू सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस कॉस 2 इंटू 0, मतलब ये तो पूरी वैल्यू 0 ही हो गई, और यहां पर अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चे, दैट मीन्स ये हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया π/2 माइनस कॉस 90। दैट मीन्स अब देखो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब साइन 0 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 0 होगा। 0 अपॉन 2 क्या होगा 0, यहाँ पर मुझे मिला 0, और यहाँ पर देखो क्या है, कॉस 0 है, क्या है, कॉस 0 है। कॉस 0 मतलब साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -1/2। सो आवर फाइनल आंसर इज बच्चे व्हाट, आवर फाइनल आंसर इज 1/2। क्लियर है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए बच्चे, कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करें हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू, और उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, सोल्यूशन बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। 4 कर लिया है हमने कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/2, क्या दिया है बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/2 cos 2x dx। इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना है बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ पर आएगा sin 2x अपॉन 2, एंड लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट है 0 to π/2, तो फटाफट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा दैट मीन्स साइन 2 इंटू π/2, दैट मीन्स पाई अपॉन 2, एंड अब यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस अप्लाई किया, तो अगर मैं माइनस अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा साइन 0, है ना, साइन 0 अपॉन क्या होगा 2 होगा, साइन 0 0 ही होता है, मतलब ये वैल्यू तो हट गई, और यहाँ पे क्या है साइन पाई की भी वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0 होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 0 - 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नोट डाउन करते रहिए, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने 5th कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर 6th वन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल्स ऑफ 4 to 5 व्हाट e⁻x dx। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम ही होता है, डेरिवेटिव भी सेम ही होता है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू क्या, लिमिट क्या है 4 to 5, लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा e⁻5 माइनस e⁻4। अब अगर हम लोग चाहें तो e⁻4 को कॉमन ले सकते हैं, और अगर मैंने e⁻4 को कॉमन लिया बच्चे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू e⁻4 इन अ ब्रैकेट e-1। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पर ही 7 करवा देता हूं, एक साथ में ही इरेज करेंगे। फिर इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/4 क्या दिया है, tan x दिया है बच्चे, tan x dx। तो tan x dx का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो tan x का इंटीग्रल होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बच्चे माइनस log cos x या फिर log sec x, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस log cos x पे ही जा रहा हूं मैं, माइनस log cos x, एंड यहाँ पर वैल्यू जो बचे, जो यहाँ पर लिमिट दिया गया है वो क्या है 0 to π/4, ठीक है। अप्लाई करो लिमिट, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग, देखो माइनस लॉग cos π/4, राइट, cos π/4 माइनस, अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग cos 0, है ना, cos 0 एंड क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, cos π/4 एंड cos 0 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा माइनस लॉग cos 45 क्या होता है 1/√2, यहाँ पर आया 1/√2
माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस लॉग कॉस 0 बच्चे क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आएगा 1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई, इतना क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है माइनस लॉग ऑफ व्हाट, क्या है बच्चे यहाँ पर 1/√2 है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ, अभी यहाँ पर क्या है √2 है, तो √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1/2, राइट है ना, लिखा जा सकता है, ऊपर चला जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है बच्चे, a टू दी पावर भी क्या होता है b log a। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई की तो ये रिजल्ट मुझे देगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1/2 log 2, राइट। तो ये रिजल्ट दे रहा है हाफ log 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 एंड 7 हमने कर लिया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चे यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल्स, यहां पर भी मुझे फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के इंटीग्रल्स ऑफ π/6 एंड π/4 है। यहाँ पर π/6 है और यहाँ पर क्या है π/4। इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं cosec x के, cosec x dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चे दैट इज इक्वल टू होता है log का, कोई बता दे मुझे cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बेटे, हाँ क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं, वहां कहाँ देख रहे हो, क्या वो होता है cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या log cosec x माइनस cot x, क्या बात है, वेरी गुड। तो अगर मैंने यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x, एंड यहां पर बच्चे लिमिट दिया गया है π/6, π/6 एंड π/4। सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया ये हो जाएगा log cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log, यहां पर क्या है बच्चे माइनस, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस इसको भी मैंने क्या किया ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है, cot π/6। अभी क्या करना है, वैल्यूज सबकी रख देते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर cosec π/4 लिखा है, तो cosec π/4 के लिए हमको पता होना चाहिए sin π/4 क्या होता है। sin π/4 होता है 1/√2, तो cosec π/4 क्या होगा, √2 होगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एंड माइनस cot π/4, तो cot एंड tan π/4 क्या होते हैं, ऑलवेज 1 होते हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया माइनस। तो बच्चे अगर मैंने यहाँ पर cosec π/6 की वैल्यू रखी तो log cosec π/6 के लिए मुझे sin π/6 पता होना चाहिए, वो कितनी होती है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2, cosec π/6 2 माइनस, अब यहाँ पर क्या है cot π/6 है, तो cot π/6 लिए tan π/6 क्या होता है, tan π/6 होता है 1/√3, तो ये कितना होगा बच्चे, ये होगा √3, ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब क्या करना है सर, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू log ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ व्हाट इज गिवन हियर बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए मुझे पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। इंटीग्रल्स ऑफ 7.4 में हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन पढ़ा था, वहां पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला था बच्चे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट, प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है।
तो यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि बाई ए की जगह पे 1 आ जाएगा। एंड लिमिट क्या है यहाँ पर, लिमिट है 0 to 1, तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। लिमिट मैंने अप्लाई किया। अब 1 को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा बच्चे साइन इनवर्स साइन 90, क्या साइन पाई बाई 2, क्या होता है साइन पाई बाई 2 होता है। 0 में कन्वर्ट करो साइन 0 होता है, मतलब यहाँ पे साइन 0 ही लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन 0। अब साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल रही है पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आई बात, समझ में आया बच्चे, समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं आया? वेरी गुड। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 हमने कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है दैट इज इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसका भी फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको। ये भी 7.4 में हमने पढ़ा है। इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ये होता है फॉर्मूला प्लस सी। अप्लाई करो सर यहाँ पे। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये हो जाएगा बच्चे, क्या होगा tan इनवर्स x ही तो होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है। एंड पावर में क्या है, मतलब लिमिट क्या है इसकी 0 to 1 है। तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या होगा बच्चे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, है ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करो 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan, तो मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan पाई बाई 4 होता है 1, तो यहां पर आएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan, अब यहां पर 0 है तो tan 0 ही होता है 0, यहां पर आएगा tan इनवर्स tan 0। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा, देखो tan से tan कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ पे आया पाई बाई 4 माइनस 0। दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज बच्चे व्हाट, आवर आंसर इज पाई बाई 4। जी हाँ बच्चे, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। मुबारक हो। चलिए पहला पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस? 22। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 dx बाई क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन 7.4 का एक फॉर्मूला हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, है ना? लिख सकते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग, फॉर्मूला क्या था बच्चे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूले भी रिवाइज करवाते चल रहा हूँ, थैंक्स बोलना मत भूलना मुझे। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अगर अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2a दैट मीन्स क्या होगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ x माइनस ए दैट मीन्स क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना? एंड यहां पर लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट है हमारे पास 2 to 3। ठीक है, अब अगर मैंने लिमिट यहां पर अप्लाई किया तो क्या होगा, पहले तो देखो 1/2 को कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि 1/2 दोनों में आएगा, तो 1/2 पहले से ही बाहर रखो, 1/2 को बाहर रखो। एक काम करते हैं 1/2 को यहीं से ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 1/2 बाहर है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे लॉग ऑफ 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 एंड 3 प्लस 1 क्या होगा 4 माइनस लॉग ऑफ 2 अप्लाई करो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 एंड 2 प्लस 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मिल रही है हाफ ऑफ लॉग। अब यहाँ पर देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होगा दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 अपॉन क्या 1/3। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/2 लॉग ऑफ व्हाट 3/2। क्लियर है, लॉग ऑफ 3/2 दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, हाँ कौन सा था
तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको फटाफट करिए नोट डाउन, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहां पर दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/2, क्या दिया है 0 to π/2 cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अब पहले तो cos स्क्वायर का अभी तक हमने कोई ऐसा टाइप पढ़ा नहीं कि cos स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके इंटीग्रेट करें। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, और कन्वर्ट कैसे करना है सर, तो आपको एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा दैट मीन्स cos स्क्वायर x दिख रहा है, मतलब उसके प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है ना, ये लिखा जा सकता है किसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे। तो लिखो इसको, ये हो जाएगा दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा dx। अब क्या करते हैं, इसको सर इंटीग्रेट कर देते हैं, हाफ को बाहर निकाल लो, हाफ को बाहर निकालो। तो अगर मैं 1/2 को बाहर निकाल दूंगा तो क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा बच्चे, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट भी किया तो हाफ तो बाहर गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, प्लस ध्यान देना cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x एंड 2x का डेरिवेटिव अपॉन में आया 2। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू क्या है 0 to π/2। ठीक है सर, अभी क्या करते हैं, अब लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया, ये हाफ पहले से ही बाहर रखो, लिमिट को अगर मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू क्या है π/2 प्लस, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट मीन साइन पाई की बात हो रही है, यहाँ पर साइन पाई कितना होता है बच्चे 0, तो ये हो जाएगा 0/2, 0/2 मतलब 0 ही रहेगा, माइनस, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 हुआ, प्लस साइन 0/2 मतलब क्या होगा 0 ही होगा, यहाँ पर भी ये वैल्यू क्लोज किया मैंने, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है π/4 की, और दैट इज आवर आंसर। ये हमने कंप्लीट किया है बच्चे, जी हाँ बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है बच्चे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर वो आपको समझ में आया होगा तो 7.9 में कुछ और नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 2 to 3 x dx अपॉन क्या है बच्चे x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसको भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो इसको मैं 1/x में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 1/x का इंटीग्रल होता है log मॉडुलस x, है ना, log मॉडुलस x होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ऊपर क्या है x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ बच्चे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ 2x dx अपॉन व्हाट x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई ये बात समझ में आया। ठीक है, तो अब देखो ये 1/x के फॉर्मेट में है, तो डायरेक्ट इसको मैं अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर पहले 2 to 3 जो लिमिट है उसको लिखो, दैट इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस क्या x स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने क्या कर दिया बच्चे, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट क्या है सर, लिमिट है 2 to 3, यहाँ पे मैंने लिमिट भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वापस लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 को बाहर निकाल दिया मैंने, 1/2 को मैंने बाहर निकाला है, ब्रैकेट के अंदर लॉग, पहले 3 अप्लाई करो, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, यहाँ पर आया 10 माइनस, अब 2 अप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, मतलब क्या आ रहा है लॉग यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ log of 10/5, that means that is equal to half log 5 to the 10, that is our answer बच्चे, that is our answer।
7.1 में ये हमने किया है बच्चे। अगर इसका डिटेल्ड स्टेप आपको देखना है तो सबसे पहले आपको 7.1 की वीडियो फिर से देखने की जरूरत है। तो इंटीग्रेशन के 7.1 की वीडियो आप देख लीजिए। 7.9 के सारे इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्ड बताया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये हमने कंप्लीट कर लिया है 13।